हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप पहले वो लेक्चर्स देख के आइए, तब आप ये लेक्चर अटेंड करिए ताकि आप जो हैं चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ओके। एंड अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम जो हैं आपके लिए पिछला लेक्चर यहाँ पर एक क्विक रिकैप में आपको समझा देते हैं ताकि आप जो है इस लेक्चर में चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ओके, सो आइए देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी स्टेट चेंज के बारे में, स्टेट चेंज के बारे में। ओके, स्टेट चेंज के बारे में क्या होता है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज होता है जब हमारे कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर जो होता है वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। लाइक सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है या फिर लिक्विड से वो आपका गैसियस में जा रहा है, तो हम इसको जो है स्टेट चेंज बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है स्टेट चेंज पर किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में स्टडी करी थी। तो देखिए, स्टेट चेंज जो है इस पर दो फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से एक हमारा आता है टेम्परेचर, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। एंड एक आता है हमारा प्रेशर। ओके, एंड प्रेशर जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था ये मैं आपको बताती हूँ एक क्विक रिकैप के थ्रू। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज़ कर जा रही है। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर जो होता है इसका एकदम सीधा रिलेशन होता है। सो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो हमारे स्टेट चेंज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सॉलिड जो होता है वो हमारा लिक्विड में चला जाता है, एंड लिक्विड जो होता है ये हमारा गैसियस में चला जाता है। ओके, एंड डिक्रीज़ करने पर क्या होता है, मोशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, जिससे क्या होता है कि ये क्या करता है, लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चला जाता है, एंड गैस जो होता है वो आपका लिक्विड में चला आता है। ठीक है, ये जो भी फिनोमिनाज होते हैं इनको जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़े थे। हमने कुछ टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था, लाइक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ओके, यानी कि लिक्विड में मेल्ट करता है, तो उस टेम्परेचर को या एट 1 atm प्रेशर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एट 1 atm प्रेशर पर जो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पर सॉलिड जो है वो लिक्विड फेज में आना स्टार्ट कर देता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये भी टेम्परेचर जो होता है ये भी आपका 1 atm प्रेशर पर ही होता है। ओके, एंड ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर आपका लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चेंज होने लगता है। ओके, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये भी आपका 1 atm प्रेशर पर ही देखा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि ये वो टेम्परेचर का पॉइंट होता है जिस पर कोई भी लिक्विड जो होता है वो आपका गैसियस फेज में जाने लगता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था, ये भी जो है आपका 1 atm प्रेशर पर ही है। 1 सेकेंड, सब्लिमेशन कोई पॉइंट नहीं है, टर्म है। ओके, तो सब्लिमेशन क्या था, सब्लिमेशन में जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहा था मैटर। ओके, सीधे जो है वो सॉलिड से उड़ ही जा रहा था, हमें पता भी नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा है। ओके, देन आपका आता था डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या था, जो है आपका ये गैस से जो है ये आपका सॉलिड में आ रहा था डायरेक्ट। लिक्विड का इन दो टर्म्स में जो है लिक्विड का कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, लिक्विड आपकी बीच की स्टेट ज़रूर पड़ जाती है, बट सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन जो होते हैं ये बोलते हैं कि हमारा लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो ये कुछ टर्म्स थे जो कि हमने कल जो के लेक्चर में डिटेल में पढ़े थे। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, लाइक वाटर का कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में या फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से कवर करा है।
तो आइए यहाँ पर जो है हम अपना ये क्विक रिकैप समाप्त करते हैं और आगे इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर का हम एक हल्का सा क्विक चैप्टर फ्लो लिख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फ्लो। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में। ओके, सो ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। देन हमारा अगला टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके, सो आज का जो लेक्चर है उसमें हमारे ये 3 टॉपिक रहेंगे एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज़ लेक्चर, जिसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर लेती हूँ। या इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। तो प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है हमारे स्टेट चेंज में। देखिए, हमने जो है आपसे पिछले लेक्चर में जब टेम्परेचर के बारे में बात करी थी तो हमने आपको बताया था ना कि मेन जो फैक्टर होता है किसी भी स्टेट के चेंज होने में वो होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट एंड पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, सो ये पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें जितना ज़्यादा रिवाइज होती हैं उतनी ही ज़्यादा आपको आपके दिमाग में वो माइंड में लॉक हो जाती हैं। ओके, सो हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं दैट इन स्टेट चेंज there is main matter of speed of particles and distance between them। ओके, यानी कि जो हम स्टेट चेंज की बात करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, वो किस स्पीड से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, वो किस स्पीड से इधर उधर आ जा रहे हैं, तो यही चीज़ डिफ़ाइन करती है कि वो स्टेट कौन सी है, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो है टेम्परेचर वाले मामले में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े थे, बहुत सारी टर्म्स पढ़े थे, राइट। हमने लैटेंट हीट के भी बारे में पढ़ा था। ओके, तो देखिए प्रेशर में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। ये आपके पास कोई बीकर है। ओके, आपने क्या किया, इसमें जो है आपके पास कोई गैस भरी हुई है, राइट। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना। यहाँ पर जो है ये आपने कोई ढक्कन लगा हुआ है जिसमें ऊपर ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन लगा है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये आपका पिस्टन है। पिस्टन जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी चीज़ पर प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, क्या है पिस्टन? इट क्रिएट्स प्रेशर। ओके, यानी कि पिस्टन जो होता है ये आपका प्रेशर को क्रिएट करता है। सो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को हम नीचे ले जाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर जो है सेकेंड डायग्राम बनाऊँगी,
आपको बस समझने की कोशिश करना है। मैं यहाँ तक ले गई इसको। अब देखिए ये जो है ये पिस्टन आपका यहाँ पर था, मैं इसको यहाँ पर ले गई, ठीक है। अब पिस्टन तो ये वही है और गैस के मॉलिक्यूल्स भी वही हैं। तो देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स ये पहले पूरे में फैले हुए थे, अब जो है ये एक दूसरे के पास पास आ गए। भाई कम जगह में अब रहना है ना उनको। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइप की इतनी कम डिस्टेंस वाली जो स्टेट थी हमने कौन सी देखी थी। अब मैं ये नहीं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर और कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, डायरेक्ट ही पिस्टन लगाकर हम इसको जो है लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर हेयर, ओके। तो जैसे ही हमने इस पर प्रेशर लगाया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के पास पास आ गए। तो इसका मतलब है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है कि कम हुई है, ओके। सो डिस्टेंस कम हुई है जिससे क्या होता है कि मूवमेंट भी उसकी कम हो जा रही है। तो प्रेशर जो होता है यही जो है चेंजेस करता है, प्रेशर किसी भी स्टेट के चेंज में, ओके। या सो हम क्या बोल सकते हैं कि जब अब देखिए प्रेशर अकेले भी कुछ नहीं करता है, ये मैंने आपको अभी इसी लाइन में बताया था कि ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ प्रेशर बढ़ा देने से ही जो है वो एकदम लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ओके। सो क्या होता है, अब देखिए हमें जो है मान लीजिए हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है, ओके। हमने जो है केस मान लिया कि हम जो है गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, ओके। बाय applying pressure and decreasing the temperature क्या होता है, we can liquefy gases। लिक्विफाई का मतलब है कि हम उसको लिक्विड फेज में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। अब देखिए अगर हम मान लिया उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, पिस्टन से दबाए जा रहे हैं उसको, बट अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ऑलरेडी उन्हें काइनेटिक एनर्जी बराबर मिलती जा रही है, तो उनका मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के पास तो आ जाएंगे बट उनका मूवमेंट फिर भी बहुत ही तेज़ रहेगा। सो वो जो है पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आने पर भी लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे। तो जब हम उस पर प्रेशर भी लगा रहे हैं एंड उसका टेम्परेचर जो है हम कम कर रहे हैं तो जो है हम गैस को जो है लिक्विफाई कर पा रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने सभी ने कभी ना कभी एक केस ज़रूर सुना होता है सूखी बर्फ़ का, राइट। सूखी बर्फ़ क्या होती है, इसी तरीके से अब देखिए सूखी बर्फ़ की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, दैट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड increasing the temperature we can convert liquid into gases। हाँ, तो ये जो चीज़ है ये आपकी दोनों साइड से है, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो एंड टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हो तो वो जो है गैस जो है वो लिक्विफाई कर रही है, एंड जब आप प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हो एंड जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर रहे हो तो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रही है, ओके। अब देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं सूखी बर्फ़ के बारे में। हमने यूजुअली सुना है, पढ़ा है कि सूखी बर्फ़ जो होती है और कुछ नहीं होती है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी की सॉलिड फॉर्म को हम सूखी बर्फ़ बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालते हैं जो कि है हमारी ड्राई आइस, सूखी बर्फ़। अब देखिए जब हम ड्राई आइस का नाम ले रहे हैं
तो दिमाग में तो यही आ रहा है ना कि यहाँ ये नॉर्मल आइस होगी, वाटर होगी, इसका फार्मूला वाटर का आएगा, बट ऐसा नहीं है, ये चीज़ जो है गलत है। ओके, ये जो है हमारी आइस H2O वाली नहीं होती है। ड्राई आइस जो होती है इट इज़ सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही अब देखिए यहाँ पर ये सॉलिड है, ठीक है, ये जो है आपकी सॉलिड CO2 है, इसको अगर हमें गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, राइट, गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, बस इसका जो प्रेशर है, प्रेशर को आपको डिक्रीज़ कर देना है। ओके, 1 atm प्रेशर पर जो है आपको क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज़ कर देना है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली ये आपकी गैसियस फेज में चेंज हो जाएगी। ओके, सो अब ये जो है हमारी सॉलिड CO2, ये आपकी अगर देखा जाए तो ये आइस की ही तरह जो है आपकी ये गैसियस फेज में चेंज हो रही, इसीलिए हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं। यही इसके पीछे फैक्ट है। क्या है, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट by decreasing pressure at 1 atm 1 second sorry to 1 atm प्रेशर। अब इसका मतलब ये है, जो ये हमने 1 to 1 atm लिखा है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए मैंने जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मान लिया, यहाँ पर मैंने कोई फोर्स लगाया है इस पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 atm का फोर्स लगाया है, तो ये जो है यहाँ पर एक तरीके से मैं इनको बंद किए हूँ ना, लिक्विफाई कर रही हूँ। ओके, बट अब ये जो है ये यहाँ पर हमारी 1 atm पर है, एकदम मतलब नहीं खुला माहौल। अब भाई हम सभी को अच्छा लगता है एकदम आज़ाद मस्त मौला घूमना, तो वही यहाँ पर फंडा जो है गैस के पार्टिकल्स का है कि उन्हें भी एकदम आज़ाद खुले आसमान में घूमना है। एंड जो खुला आसमान होता है आपका, उसका प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर जो भी प्रेशर लगा हुआ है हम उसको 1 atm तक ले जाते हैं, जिससे जो है वो गैसियस फेज में चेंज हो जाती है एंड वो एकदम पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो मोशन में आ जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है एंड टेम्परेचर होता है वो आपका सच में स्टेट ऑफ मैटर को डिफ़ाइन करता है, उसको चेंज करता है। ओके, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज़ वाई वी कॉल इट ड्राई आइस, क्योंकि ये जो है आइस की ही तरह अपने आप को कन्वर्ट करती है। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर determine the state of matter, ओके, अब देखिए हमने जो है ऊपर बहुत सारे जो है टर्म्स देखे थे, बहुत सारी प्रोसेसेस देखी थी, कहीं सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, कहीं लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, कहीं गैस जो है वो वापस सॉलिड में आ रही है, राइट, कहीं सॉलिड ही पूरा गैस में जा रहा है। तो इसको जो है हम एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ओके, सो उसके लिए आई थिंक कोई डिफरेंट कलर लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे दिखने में वो। ओके, सो मैंने ये कलर चूज़ किया है क्योंकि ब्राइट कलर ज़्यादा सही रहता है। सो देखते हैं अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी 3 स्टेट होती हैं उसको एज अ ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, बीच में रखते हैं लिक्विड को, क्योंकि लिक्विड जो है वो बीच में ही रहती है ना, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी पार्टिकल्स की स्पीड होती है, जो भी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होती है, सब कुछ तो सॉलिड एंड गैसेस के बीच में ही वो सब कुछ शो करता है ना।
क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दोनों की ही इंटरमिक्सिंग होती हैं। तो हमने क्या किया, लिक्विड को बीच में रखा ताकि ये जो है दोनों से ही कांटेक्ट बना पाए। इधर क्या है, इधर हम सॉलिड रखेंगे अपना, इधर जो है इधर हम गैसेस को रखेंगे। ओके, एंड इनको जो है डब्बे में बंद कर देंगे। फ़्लो चार्ट ऐसा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ओके, एंड आप अगर इस फ़्लो चार्ट को ही एक बार देख लें तो आपको जो है पूरी प्रोसेसेस जो हैं वो ऐसे ही क्लियर हो जाए मन में ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है, यानी कि मेल्टिंग हो रही है। अब देखिए मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पर हम यहाँ पर मेल्टिंग लिखेंगे, ये मेल्टिंग हो रही है। मेल्टिंग को ही हम फ्यूज़न भी बोलते हैं, फ्यूज़न भी बोलते हैं। ओके, फ्यूज़न। तो ये मेल्टिंग हो गया एंड फ्यूज़न हो गया। अब इधर आते हैं, लिक्विड जो है वो हमारा गैसियस में जा रहा है। ओके, सो लिक्विड के गैसियस में जाने को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। मैं इसको इवेपोरेशन लिखूँगी, इवेपोरेशन। ओके, लिक्विड जो है वो आपका गैस में जा रहा है। एंड देखिए सॉलिड जो है वो आपका जब गैस में जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ओके, गैसेस जो हैं वो जब सॉलिड में वापस आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन। वन सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ, डिपोजिशन, अब सही है। एंड देखिए यहाँ पर हम फिर से यहीं पर वापस आते हैं। अगर हमारी जो गैसेस हैं वो वापस से लिक्विड में आ रही हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ओके, एंड जब हमारा लिक्विड जो है वो वापस सॉलिड में आ रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आने को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, यानी कि लिक्विड जो है हमारा वो फ्रीज़ हो रहा है एंड वो जो है लिक्विड में वापस आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर वही पुरानी चीज़ एक बार फिर से आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगी कि 1 atm प्रेशर जो है वो हमारा यूजुअली हर टर्म में जो है ये शामिल हो रहा है। तो 1 atm प्रेशर क्या होता है, 1 atm प्रेशर जो है, यहाँ पर atm जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर की एक यूनिट है। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁵ पास्कल। ओके, एंड और क्या होता है, इसकी एक यूनिट होती है 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, यानी कि जब भी हम प्रेशर को पास्कल में चूज़ करते हैं तो जो है हमारा ये 1 atm के बराबर होता है। एंड जब हम mm ऑफ Hg चूज़ करते हैं तो ये 760 mm ऑफ Hg जो होता है ये 1 atm के बराबर होता है। राइट, तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चेंज का जो था, ये प्रेशर का इफ़ेक्ट, ये हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा इवेपोरेशन। सो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, इवेपोरेशन। सो देखते हैं भाई इवेपोरेशन क्या होता है। अब देखिए इवेपोरेशन देखते हैं क्या होता है। अब एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमने लिक्विड जो है उसको हमने गर्म भी नहीं किया एंड वो फिर भी आपका गैसियस स्टेट में चला गया? होता है क्या ऐसा? क्योंकि हम यहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं एंड इवन दो लिक्विड इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैसेस। तो इसके जो है कुछ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में ही मौजूद हैं जिनको हम देख सकते हैं। लाइक सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप जब क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स जो होते हैं, वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े जो होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, गीले कपड़े आपने देखे होंगे कि आप जो हैं उनको ऐसे तार पे डाल देते हैं और आप थोड़ी देर बाद देखते हैं आकर के तो वो तो सूखे आपको मिलते हैं। कभी कभी धूप होती है बट कभी कभी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम वहाँ पर कपड़ों को गर्म कर रहे हैं तो वो जो है वो सूख रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो जो है वहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया, उसको बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोजर में रख दिया, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो वाटर है, जो भी कपड़ों में वाटर मौजूद है, वो इवेपोरेट करके आपका गैसियस फेज में जा रहा है वापस। ओके,
सो ये होता है फिनोमेना जहाँ पर हम बिना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें हमारा जो लिक्विड होता है वो गैस में जा रहा है, तो हम इसको जो है इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। तो हम इसकी जो है पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू बात करेंगे, ओके। सो लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन। इट इज़ अ फिनोमेना in which liquid state is changed into gas state without increasing the temperature। ओके, यानी कि हम जो है यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, एंड जो आपका लिक्विड है वो ऑलरेडी आपका जो है गैसेस में चेंज हो रहा है, ओके। इसके लिए हमने एग्जांपल्स दिए थे। एग्जांपल्स क्या थे? वेट क्लोथ्स, gets dry in exposure to sun, ओके, इन एक्सपोजर टू सन। एंड सेकेंड क्या आपने देखा होगा कि जब हम वाटर को अनकवर करके, यानी कि उसके ऊपर से हमने कुछ ढका नहीं होता है, उसको ऐसे ही खुले में रख देते हैं, तो हमारा काफ़ी जो वाटर होता है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है? अनकवर्ड वाटर इवेपोरेट्स नहीं लिखेंगे, अनकवर्ड वाटर चेंजेस इनटू वेपर, ओके। यानी कि जब हम पानी को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से कुछ वाटर जो होता है वो हमारा क्या करता है, खुद इवेपोरेट हो जाता है। अब एक बात यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि ये सारे काम हो तो जाते हैं, बट जैसा कि हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी स्पीड बढ़ती है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ा कहाँ से रहे हैं, कहाँ से उनके पास एनर्जी आ रही? तो ये जो एनर्जी है ये पार्टिकल्स लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, ओके। एंड दूसरी बात, जो भी ये पार्टिकल्स, जो भी आपके आउटर लेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जो है हमारे वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं, ओके। सो लेट मी राइट हियर, आपका यहाँ पर जो है मैं आपका सेकेंड पार्ट लिखती हूँ, द पार्टिकल्स ऑफ आउटर line is not suitable here, outer layer changes into vapor phase, easily। अब क्यों ईज़िली चेंज हो जाते हैं? क्योंकि वो जो है इन्वायरमेंट के ज़्यादा करीब हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो उनके लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और एकदम से निकल जाना, आज़ाद हो जाना उनके लिए आसान है, ओके। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिकॉज they are in contact with the surroundings लिखते हैं, with the surroundings to get एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को मैं KE से ही लिखूँगी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दैट these particles have more kinetic energy than other particles। इसीलिए जो है गीले कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं,
ओके। सो ये जो है फिनोमिना, ये आपका इवेपोरेशन से रिलेटेड है। ये होती है टर्म इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है कि हम जो है टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ नहीं करते हैं एंड हमारा जो लिक्विड होती है स्टेट वो हमारी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ओके। सो देखिए अब जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेट मी राइट द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके। देखिए इवेपोरेशन जो होती है अगर देखा जाए तो ये एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो है ये फिनोमिना होता है एंड इस पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके। सो इवेपोरेशन आपका बढ़ता, मतलब उसकी जो इवेपोरेशन घटित होने की जो स्पीड होती है वो आपकी इंक्रीज़ भी करती है एंड डिक्रीज़ भी करती है। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो जिनसे इसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। ओके। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स विच इंक्रीज़ द स्पीड of evaporation are as follows। चलिए देखते हैं कि किस तरीके कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे स्पीड ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सरफेस एरिया पर। ओके। तो सरफेस एरिया जो होता है, जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया का क्या होता है, देखिए आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, आप कोई एक ऐसा पॉट लीजिए जिसका मुंह जो है वो थोड़ा सा छोटा हो, ओके, ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। आप जब उसमें वाटर को डालकर गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि इवेपोरेशन हो रहा है बट उतनी ज़्यादा जो है वेपर नहीं बन रही है। बट जैसे ही आप उसी वाटर को किसी ऐसे पॉट में डाल देते हैं जिसमें जो उसका मुंह है वो बड़ा है, यानी कि नेचर के साथ जो है बाहर सराउंडिंग्स के साथ जो है उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर जो है इवेपोरेशन आप देखेंगे कि भाप ज़्यादा बढ़ रही है, भाप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है। तो क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने पर इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। ओके। ऑन increasing surface area, evaporation increases। इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों जो है ज़्यादा भाप बनने लगती है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को जो है जगह मिल जाती है भागने के लिए, राइट। अब एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मैं आप मान लीजिए कि लिफ्ट है, ठीक है, बहुत अंदर से बड़ी लिफ्ट है बट उसका जो गेट है वो छोटा सा है, तो जैसे ही गेट खुल रहा है तो कम लोग जा पा रहे हैं, बट अगर वहीं गेट जो है वो बड़ा होगा तो ज़्यादा लोग जा सकते हैं ना बाहर या अंदर। ओके। सो यही चीज़ होती है, यानी कि जैसे ही हम जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो जो है मूव कर सकते हैं। ओके। सो ये रीज़न है सरफेस एरिया के इंक्रीज़ करने पर इवेपोरेशन के इंक्रीज़ होने का। ओके। बिकॉज more particles can escape the surface now। ओके। तो ये जो है ये हमारा सरफेस एरिया का है। अब देखिए सरफेस एरिया ही बढ़ाने के लिए जो है हम कपड़ों को ऐसे तार पे फैला के डालते हैं, वरना आपका क्या है, अगर हमें कपड़े ही सिर्फ सुखाने हैं तो आप उनको एकदम
एकदम उनको एकदम गोला टाइप बना के भी तो रख सकते हैं, वो तो सूख ही जाएंगे। वो रखे तो आपके नेचर में ही है ना, सराउंडिंग्स में ही है ना, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, हम जो है कपड़ों को फैलाते हैं ताकि हम उनका सरफेस एरिया बढ़ा सकें। ओके, वेट क्लोथ्स आर spread to make them dry earlier, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। वेट क्लोथ्स आर स्प्रेड टू मेक देम ड्राई अर्लियर ड्यू टू increase in surface area. alright, तो अब हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सबसे प्यारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट रहता है आपके इवेपोरेशन पर? एक बात बताइए, आप जो है पानी गर्म कर रहे हैं, ओके, किसी पॉट में पानी गर्म कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है उसमें से भाप उठ रही है, बट जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, आप जो है गैस की फ्लेम को हाई पे ले जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स एज अ वेपर उड़ रहे थे वो और ज़्यादा हो जाते हैं, और जल्दी आपका पानी जो है जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी बॉयल करने लगता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ करने लगता है। एज वी इंक्रीज़ टेम्परेचर, as we increase temperature, evaporation increases. Once again, evaporation increases. Okay. अब ये क्यों होता है? देखिए, हमने क्या किया है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करा है। अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उनको, अब ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी ले पा रहे हैं। भाई एक बात बता, अब कुछ लोग जो हैं, अब मान लीजिए एक रेस चल रही है, ठीक है, सारे लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि वो थक चुके हैं, उन्हें पानी पीना है। अब वो पानी पिए, आगे बढ़ें, राइट। तो आप जो हैं पानी की सप्लाई जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आकर पानी पीकर और निकलते जाएंगे, राइट। तो इन्हीं लोगों को आप इन पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो जितना ज़्यादा आप उनको टेम्परेचर की सप्लाई दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जो है सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी अपनी हिस्से की काइनेटिक एनर्जी ले लेकर जो है वेपर फेज में उड़े जा रहे हैं, ओके। सो यही है, बिकॉज मोर पार्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप, यानी कि अब जो है ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं काइनेटिक एनर्जी लेकर के उड़ सकते हैं, ओके। अब देखिए, अब जो है ये तो दो हो गए जो कि उसको इंक्रीज़ कर रहे थे। अब क्या आता है, एक हमारा थर्ड नंबर पर आता है फैक्टर, जो कि है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी को जब हम डिक्रीज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को जब हम डिक्रीज़ करते हैं तब जो है, तब हमारा जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ करता है। सो यहाँ पर ह्यूमिडिटी के साथ केस उल्टा है। ह्यूमिडिटी, वन सेकेंड, ह्यूमिडिटी, एज वी डिक्रीज़ as we decrease humidity, evaporation increases. अब देखिए, ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो आखिर होती क्या है, ऑलराइट। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है ये सबसे पहले हम देखते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी जो होती है वो जो आपकी हवा में वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है,
वो होता है ह्यूमिडिटी। ओके, यानी कि जो वाटर वेपर ऑलरेडी हवा में प्रेजेंट है वो है ह्यूमिडिटी। सो क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ओके, अब एक बात बताइए, माना कि किसी भी जगह पर सराउंडिंग्स की जो ह्यूमिडिटी है वो हाई है, तो इसका मतलब है ना कि ऑलरेडी सराउंडिंग्स में वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, तो आप इवेपोरेट करोगे तो वो भी तो वाटर वेपर सराउंडिंग्स में ही जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, जिसके पास पूरा ड्राम भर के पानी रखा हुआ है पीने के लिए, आप उसे जाकर और एक गिलास पानी दे रहे हो तो वो तो मना ही करेगा ना कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैं और नहीं लूँगा। तो यही यहाँ पर फैक्ट है कि ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जब आप जो है वाटर को इवेपोरेट कर रहे हो बट सराउंडिंग्स में ऑलरेडी वाटर जो है हाई क्वांटिटी में मौजूद है, तो वो और ज़्यादा सप्लाई नहीं ले सकता। सो क्या इसीलिए जो है हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं ताकि हमारा जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ कर सके, राइट। ये होता है दैट इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन इवेपोरेशन इज़ वेरी लो। इफ़ humidity is high, evaporation is very low, ओके। सो ये जो है इस तरीके से ह्यूमिडिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे इवेपोरेशन को, ऑलराइट। अब देखिए, इवेपोरेशन जो होता है वो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट एक देता है। कैसे देता है ये हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इसकी, कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे देता है, ऑलराइट। तो देखिए, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है, राइट। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है वो आपका गैस में चेंज हो रहा है, एंड आपको पता है कि इसके पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है वो गैस के पार्टिकल से कम होती है, गैस के पार्टिकल से कम होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप तो उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है? इसका आंसर है कि वो एनर्जी लेता है अपने आसपास की सराउंडिंग से। ओके, सो हम इसको जो है एक सीधी लाइन में लिखते हैं। 1 सेकेंड, इवेपोरेशन। ओके, सो हम लिखते हैं पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from its surroundings to regain the energy for gaseous state। यानी कि उसको जो है गैसियस स्टेट तक जाने के लिए उसको एनर्जी जो चाहिए वो अपने आसपास की सराउंडिंग से लेता है। ओके, एंड क्या हो जाता है कि अब बताइए आप क्या करेंगे कि जैसे एक चीज़ जो है आपने उसमें से थोड़ी हीट ले ली, उसका थोड़ा सा जो है आपने उसमें से थोड़ी हीट ले ली। अब जब आपने उसकी हीट ले ली है तो उसकी हीट कम हो गई है, यानी कि वो जो है वो चीज़ थोड़ी ठंडी हो गई है। ओके, सो दिस मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड, दिस मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। ओके, यही रीज़न होता है कि हम जो है गर्मियों में छतों पर पानी को स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़कते हैं ना, ताकि जो है हम जब पानी जो है उस गर्म रूफ़ पर, उस गर्म फ्लोर पर पड़ता है तो वो क्या करता है, इवेपोरेट होने के लिए जो है गर्म फ्लोर की ही सराउंडिंग से
जो है एनर्जी ले लेता है, जिससे क्या होता है कि सराउंडिंग जो होती है उसकी वो ठंडी हो जाती है। ओके, अब देखिए एक यहाँ पर टॉपिक अलग से आता है आपका कॉटन क्लोथ्स। 1 सेकेंड। कूलिंग नेचर, कूलिंग नेचर ऑफ कॉटन क्लोथ्स। ओके, यानी कि कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। कैसे देते हैं? अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, कॉटन जो होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का। ओके, कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ओके, तो क्या करता है कि इट एब्जॉर्ब्स sweat and evaporates it, and it evaporates. And it evaporates, which gives us the cooling effect. ओके, सो क्या होता है कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो हमारे एक गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, यानी कि वो जो है वाटर को या लिक्विड चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब भी हमें स्वेट वगैरह आता है, पसीना वगैरह आता है, तो क्या करते हैं कि ये जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या है, अब जो वो स्वेट जो है वो कॉटन के क्लोथ्स में जो एब्जॉर्ब हुआ है वो अब इवेपोरेट होता है। अब वो जब इवेपोरेट हो रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी खींच रहा है। अब उसकी सराउंडिंग क्या है? उसकी सराउंडिंग हमारे जो क्लोथ्स हैं, हमारी बॉडी है, राइट। तो जब वो इवेपोरेट कर रहा है एंड अपनी सराउंडिंग से एनर्जी खींच रहा है, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी से खींच रहा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। इसीलिए हम जो है ज़्यादातर समर्स में कॉटन के क्लोथ्स ही पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो है ज़्यादा हीट नहीं करते हैं एंड जो है हमें आराम देते हैं। इसीलिए जो है कॉटन के क्लोथ्स आरामदायक होते हैं। आई होप कि आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड या एक और चीज़ है हमारी जो कि छूट रही थी, लाइए वो भी देखते हैं। एक चीज़ है हमारी कि जो ड्रॉप्स होते हैं, जो कि हमारे जो जब हम पानी जो है, पानी जिसमें आपके बर्फ़ के जो हैं पार्ट्स पड़े हों, बर्फ़ की जो क्यूब्स पड़े हों, हम उस ग्लास को अगर ऐसे टेबल पे रख देते हैं तो उस ग्लास के जो है चारों तरफ बाहरी सरफेस जो होती है उस पर वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं। ओके, तो ये ड्रॉप्स किस वजह से होते हैं? बिकॉज आइस वाटर जो होता है वो अपनी ठंडा होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, सो क्या होता है दैट आइस वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। सब जो हैं वो अपनी सराउंडिंग से ही एनर्जी ले रहे हैं। ओके, सो क्या होता है कि जो सराउंडिंग है जब उसकी एनर्जी कम हो गई है, तो अब देखिए जब उसकी एनर्जी कम हो गई है एंड वो आपकी गैसियस फेज़ में है, तो जो उसकी वेपर होती है वो लिक्विड फेज़ में आ जाती है एंड जो आप ड्रॉपलेट्स देखते हैं ये वही वेपर्स होती हैं। ओके, सो क्या होता है दैट वेपर प्रेजेंट इन एयर loses its energy and converts to liquid। ओके, वो जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वही ड्रॉपलेट्स हैं ये जो कि हम उस ग्लास के आउटसाइड, उस ग्लास के बाहर देखते हैं। ओके, सो ये होता है कि हमारा जो ग्लास वाटर होता है, आइस वाटर होता है, उसके बाहर जो है ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देती हैं हमें? ओके, क्योंकि क्या होता है कि जो आइस वाटर होता है वो एनर्जी अपने आसपास की सराउंडिंग से ले लेता है, तो आसपास की सराउंडिंग में जो वेपर्स प्रेजेंट हैं वो आपकी एनर्जी खो देती हैं, अपनी एनर्जी, तो फिर वो जो हैं गैसियस से लिक्विड फेज़ में आ जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है
कि हमें वही जो ड्रॉप्स हैं वो दिखाई देती हैं। आई होप कि आपको ये जो आज हमने ये क्लास अटेंड करी है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये समझ आई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा कंटेंट लेने के लिए, एंड हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये और बच्चों तक जाए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स जो है वो समाप्त होता है। हम फिर आपके पास आएंगे एक नया चैप्टर लेकर के, ओके, चैप्टर नंबर 2 लेकर के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share this video. Okay, bye.